तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई वापस आ चुका है सोलो लिविंग के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 के साथ। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। ये स्टोरी भी तुम्हें समझ आए और बाकी पीछे के वीडियोस तो तुम लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्वो होता है उसने उस एंड के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो बीरू की रैंक होती है वो जनरल रैंक होती है। इस चीज को देखकर जिन्हों भी अपने मन में सोचता है कि ये जो रैंक है ये मैंने कभी नहीं देखी और ये शायद एलीट रैंक से एकदम ऊपर की रैंक होगी। अब जिन्हों क्वीन के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है भी वो हैंड मॉन्स्टर कहता है कि मेरे किंग प्लीज मुझे नाम दीजिए। अब जिन्हों को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि जो आंट है वो उससे अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है सिर्फ सोल्जर्स की तरह ही। और जिन्हों उससे पूछता है कि तुम बोलने में कब से कैपेबल हो, पर वान जवाब देता है कि हमेशा से ही। और ये चीज ना हमारे जिन्वो के लिए भी सरप्राइजिंग होती है। फिर जिन्वो को ये समझने में देरी नहीं लगती कि जो हायर रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो बोलने में कैपेबल होते हैं। फिर जिन्वो उस ब्लैक आंट से कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें मारा है, तो क्या तुम फिर भी मेरे लीड को फॉलो करना चाहते हो। इस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं आपके हाथों से नहीं मरा हूँ, उसके बदले तो मैं आपके हाथों से रिबॉर्न हुआ हूँ। यहाँ पर वो जो आंट होता है वो जिन्वो को अच्छे से मस्का लगा रहा होता है और अब वो आंट आखिर में जिन्वो से उसका नाम मांगता है। और अब जिन्वो सोच रहा होता है कि उसे उसका क्या नाम रखना चाहिए, पर तभी उसे अचानक से एक राइटर का नाम याद आता है जिसने एक नोवेल लिखी थी। इसका टाइटल था द आंट्स। जिन्वो आखिर में उससे कहता है कि तुम्हारा नाम बीरू है। और अब जो बीरू होता है वो अपने नाम के लिए जिन्वो को शुक्रिया कहता है। इसके बाद जो जिन्वो होता है वो जाता है क्वीन के पास और बोलता है अराइस। जिसके बाद जो क्वीन की शैडो होती है वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे ही जो क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है तो दूसरे आंट जो होते हैं वो काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। वो चीज देखकर जिन्वो भी काफी हैरान होता है और वो ये नोटिस करता है कि जो दूसरे आंट्स के साथ का बॉन्ड था वो काफी ज्यादा कमजोर हो रहा है। और इस चीज का रीजन वो बीरू से पूछता है। बीरू उसे बताता है कि जो क्वीन है उसके पास इनहेरिट पावर है कि वो पूरी कॉलोनी में रूल करेगी। जिन्वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि जब तक क्वीन जिंदा है वो आंट्स को ऑर्डर दे सकती है। जिस पर बीरू जवाब देता है कि हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर जिन्वो पूछता है कि जो क्वीन का माना है वो काफी ज्यादा कम है उसके रैंकिंग के मुकाबले में, हाँ तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसका माना डिक्रीज क्यों हो गया। बीरू उसे बता जाए कि जो क्वीन का माना है वो रिप्रोडक्शन में यूज होता है और जो रीजन है उसके माना को लो होने का वो ये है कि उसके पास कोई बॉडी है ही नहीं रिप्रोडक्शन करने के लिए। और अब जिन वो समझ जाता है कि बैटल के अंदर क्वीन का कोई भी काम नहीं आने वाला और इसीलिए वो उसके शैडो को टर्मिनेट कर देता है। इसके बाद जिन वो अपने सभी सोल्जर्स को असेसिन स्टोन कलेक्ट करने से मना कर देता है कि वो चाहता है कि ये जो स्टोन्स है वो जीजू आइलैंड के रिकंस्ट्रक्शन में काम आए। यहाँ पर जो डैमेज हुआ है वो उसे कंपनसेट करने के काम आएंगे। और ये सुनकर ना काफी सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से अब छुट्टी मिल चुकी है। और अब जिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो रिमेनिंग आंट्स है वो उससे कैसे डील करे। उसके पास टस्क है, क्या वो उससे सभी आंट्स को हरा सकता है। फिर वो बीरू से बोलता है कि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया। इन तभी बीरू उससे कहता है कि मास्टर मैं ये फील कर पा रहा हूँ हमारे जो एनिमीज हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आसमान में नेविगेट करने में क्योंकि उनके पास कोई लीडर है ही नहीं और वो लोग कैपेबल नहीं है अपने फॉर्मेशन को बनाए रखने में क्योंकि कंफ्यूजन के कारण उनका जो फॉर्मेशन है वो टूट रहा है। जिन वो बीरू से पूछता है कि क्या तुम सभी एनिमीज आंट को वाइप आउट कर सकते हो, जिस पर बीरू रिप्लाई देता है कि अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो क्यों नहीं मास्टर। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हंटर्स अपने फाइटर शिप का यूज कर रहे होते हैं और कुछ हंटर्स अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं और वो लोग काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी भी उनके सामने काफी सारे आंट्स होते हैं। जब इधर डर का माहौल बना होता है तभी एंट्री होती है अपने बीरू की क्योंकि एक ही बार में काफी सारे आंट्स को मार देता है। और अब हमें नेट के थ्रू बताया जाता है कि एंड को जो एक्सटर्मिनेट करने का मिशन था वो 2 दिन तक चला साउथ एरियन रीजन में जो कि साउथ कोरिया का है। फिर हमें बताया जाता है कि जो आंट्स है वो चाइनीज बॉर्डर के पास भी पाई गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जो सेकंड वेव है आंट्स की वो हमारे शूटिंग रेंज में है, सर हम क्या करें। पर वो बंदा कहता है कि रुक जाओ, देख कर तो ऐसा लग रहा है कि हीरोज चाहते हैं कि वो सभी एंड्स को खुद ही संभालें। और फिर जिस हंटर को तुम लोग अभी देख रहे थे वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक ही बार में काफी सारे एंड्स पे मल्टीपल फायर अटैक्स कर देता है। जिससे होता यह है कि उस जगह पर जितने भी काफी सारे एंड्स होते हैं ना वो सभी एक ही बार में मारे जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से कह रही होती है आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो सर। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो संग जिन्वो और हवा के लफड़े की बात करता है
और इस चीज का भी मेंशन करता है कि अब उसका और सन जिनवू का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस बंदे का नाम होता है थॉमस आंड्रे और ये स्कैवेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, जिस गिल्ड से डोंगसू भी है। फिर वो लड़की थॉमस आंड्रे से पूछती है अगर क्या होगा डोंगसू और जिनवो एक दूसरे से फाइट करे तो, जिस पर थॉमस जवाब देता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं जानती हो। और वो उस बंदी को काफी भयानक तरीके से देख रहा होता है और उस लड़की से कहता है जो डोंगसू है वो स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और जो स्कैवेंजर गिल्ड है वो मेरा है, और मैं उस किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को खराब करने की कोशिश करेगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जीजू आइलैंड की रेड की तीसरी रात को, जहां पर रात में हंटर्स गिल्ड के लोग जीजू आइलैंड पर आए होते हैं एसेसियन स्टोन कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं जो कि हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहां पर पार्क की नजर एक एंट पर पड़ती है जो कि वहां पर छुपा हुआ था, और फिर पार्क उस आंट को अपनी स्वॉर्ड से कट कर देता है। जिसके बाद पार्क उन सभी लोगों से कहता है आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ आंट्स होंगी जो यहाँ पर घूम रही हैं लेकिन मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी पार्क के साथी की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है और इस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा जानकारी तुम्हें आगे पता चलने वाली है। फिर हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों के साइड ही आ रहा होता है, और तभी पार्क उस बंदे से चिल्लाते हुए कहता है कि अबे तू है कौन, और वहां पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी वो जो बंदा होता है ना वो कुछ अलग लैंग्वेज में बोलता है और पार्क समझ जाता है कि ये जो बंदा है वो बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है और इसको हम लोग केवल बीस्ट ही बोलने वाले हैं। तभी वहां पर एक बंदा चुटकी बजाता है जिससे वहां पर जितने भी सभी लोग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बीस्ट अपने साथी से कहता है कि अबे ये सब तुझ क्या सोच कर रहा है। जिसके बाद उसका साथी जवाब देता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हंगामा खड़ा करने की, और इसीलिए मैंने इन सभी को सुला दिया है। और फिर उसका साथी पूछता है कि क्या तुमने चेक किया, जिस पर वो बिस्ट जवाब देता है कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, वो उसी की पावर है। और फिर उसका जो साथी होता है जो कि आइस मोनार्क होता है वो उससे कहता है ये कितना अजीब है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बंदा ह्यूमंस की हेल्प क्यों कर रहा है। तो वो बिस्ट जवाब देता है कि कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और अगर तुम उसके बारे में इतना क्यूरियस ही हो तो तुम ये सवाल उससे ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। और इनमें से मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ कि इसमें एक आइस मोनार्क है और एक बीस्ट मोनार्क है। और आइस मोनार्क यहाँ पर एक गेट को क्रिएट करता है और जाने से पहले यहाँ पर किसी को हंट करने की बात कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता कि इन लोगों का जो प्लान है वो एक्चुअली में क्या है। और इसी के साथ वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और हम लोग यहाँ पर बीस्ट मोनार्क को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी भी ह्यूमन को कुछ भी नहीं करता है। और फिर वो भी गेट क्रिएट करके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं काफी सारे कैमरामैन्स को यहाँ पर जिन वो हंटर्स के फ्यूनर में आया होता है, और उसके हाथों में एक फूल भी होता है जो कि मयान के फोटो के सामने वो चढ़ा देता है। इसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि जीजू आइलैंड रेड के बाद काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्वू को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्वू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन्वू था अगर वो पहले आ जाता तो अभी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती। बाय द वे अब हमें आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनके कोई ना कोई चाहने वाले यहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। और तभी जब जिन्वू वहां से जा रहा होता है तभी उसके पास बाइक आता है, और वो जिन्वू से कहता है मुझे ऐसा यकीन था कि एक सिंगल हीरो कभी भी एक वॉर को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन रिसेंट इवेंट के बाद मैंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ही गलत था। और लास्ट में उसने जो इस ट्रेजेडी को खत्म किया है उसके लिए बाइक अब जिन्वू को शुक्रिया कहता है। और इसी दौरान चाहिन भी जिन्वू को ही देख रही होती है, लेकिन जब जिन्वू उसकी तरफ देखता है तो चाहिन शर्मा के अपना मुंडी नीचे कर लेती है। और यहाँ पर जिन्वू सोच रहा होता है कि अरे भाई इसको हो क्या गया है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर गो और जिन्वू को जो कि एक साथ अकेले कहीं पर बैठे हुए होते हैं। अब मिस्टर गो जिन्वू से कहते हैं तो फाइनली मुझे ये लगा ही था कि तुम अपना गिल्ड बनाने का सोच रहे हो। वैसे भी जो एस रैंक के सर्टिफाइड हंटर्स होते हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं होती गिल्ड मास्टर के एड्रेस की, तुम्हें बस एसोसिएशन को कॉल करना है और बस बाकी सब हम संभाल लेंगे। पर जिन्वू भी कहता है ठीक है। के बाद जो मिस्टर गो होते हैं वो जिन्वू से पूछते हैं कि बाय द वे क्या तुमने जीजू आइलैंड में किसी बैरियर को बनाया था। और ये चीज ना जिन्वू के लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है और उसे भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मिस्टर गो कहना क्या चाहते हैं। और फिर मिस्टर गो उन्हें हंटर्स गिल्ड के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उन्हें आइलैंड में भेजा हुआ था कि कॉर्स और असेसियन स्टोन कलेक्ट करने के लिए। लास्ट में वहां पर सभी लोग अनकॉन्शियस पाए गए थे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम जिन्वू का होगा, उसने ऐसा कोई बैरियर क्रिएट कर दिया होगा जिसे वो हटाना भूल गया होगा। अरे सुनकर जिन्वू कहता है कि नहीं ये काम मेरा नहीं है,
फिर इन लोग की यहाँ पर इसी चीज को लेकर बात चलती है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिरकार ये सीन कैसा है। भी वहाँ पर गो का एक बंदा आता है जो उसे वहां से कहीं चलने के लिए कहता है। मिस्टर गो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो जिन्हों से कहते हैं कि लगता है मेरे जो मेहमान थे वो समय से पहले ही आ चुके हैं। वैसे जिन्नू तुम्हारा शुक्रिया अपना समय देने के लिए। इसके बाद जिन्नू भी अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और जिन्नू से कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर जिन्वू। मेरा नाम एडम वाइट है और मैं सीनियर ऑफिसर हूँ फेरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। ये सुनकर जिन्नू अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस बंदे को मुझसे क्या काम हो सकता है। तभी वो बंदा अपना कार्ड जिन्नू को देता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे प्यार से एडम बुला सकते हो। मुझे माफ करना ऐसे अचानक से आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जिसे ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इवन मैं आपके एक बार ऑफिस में भी काफी समय तक रुका हुआ था। और अब जिन्हू को ये याद आता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में जिन्हो पहले बात कर रहा था। अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है तो तुम लोग सीजन 2 चेकआउट कर सकते हो, तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और अब जिन्हो पॉइंट पर आता है और उस बंदे से कहता है कि वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम था। इस पर एडम जवाब देता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अब एडम काफी चौड़ में कहता है कि दुनिया में ऐसी सिंगल कंट्री भी नहीं है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, सिर्फ हमें छोड़कर। जिस पर जिन्हो पूछता है कि तुम आखिर ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर क्यों रहे हो। जिस पर एडम जवाब देता है कि आप जैसे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके हमारा ही फायदा है। इन जिन्हो उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने गाड़ी में बैठ जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि अगर मुझे लगा कि आपका इन्फॉर्मेशन मेरे से रिलायबल है उससे मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। के बाद एडम उससे कहता है यार मैं कितना बेवकूफ हूँ जो मैं आपको ये बात बताना भूल गया। सौदा करते वक्त कभी भी अच्छी बातों को छुपाना नहीं चाहिए। और अब वो उससे कहता है एक अपग्रेडर एक ऐसा अवेकन बीन जो दूसरे अपग्रेडर्स की पावर को इनहेंस कर सकता है। ये बात क्या आपने पहले कभी सुनी है? ये सुनकर तो जिन्वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो लोग जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एडम जिन्वो को ले जाना चाहता था। और अब सबसे पहले जिन्वो ब्यूरो ऑफ हंटर्स के ड्यूटी डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है माइकल। सबसे पहले दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। एडम भी अब जिन्वो को बताता है कि वो माइकल का इंटरव्यूटर है। अब वो लोग एक जगह में बैठते हैं और सबसे पहले माइकल जो होता है वो जिन्वो को इमाइग्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाता है। उसे बताता है कि यूजुअली इसे बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है लेकिन हमने आपके लिए फ्री में बनाया है। यहाँ पर नया बंदा उसे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिन्वो बस एक बार कह दे वो उसे अमेरिका देने के लिए राजी है। लेकिन इधर जिन्वो इस बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। और वो माइकल से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एडम ने बताया था कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे लायक का। एक अवेकन बीन जो दूसरे अवेकन बीन के एबिलिटीज को एनहेंस कर सकता है। यहाँ पर एक अपग्रेडर, क्या ये रियली पॉसिबल भी है किसी हंटर्स की एबिलिटी को अपग्रेड भी करना? उस पर माइकल जवाब देता है कि एक्चुअली में एक इंसान है जिसके पास ये पावर है और वो हमारे साथ है। फिर वो अपने साथी से कहता है कि मिस लेनर को यहाँ पर आने के लिए कह दो। माइकल जिन्वो से काफी चौड़ में कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान है जो अवेकन बीन्स के एबिलिटी को इनहेंस कर सकती है या फिर अपग्रेड कर सकती है और मैं उसे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, मिस नोर्मा स्लेरा। और हाँ, हम लोग इसको सिर्फ नोर्मा बोलने वाले हैं। अब जब जिन्वो नोर्मा को देखता है तो वो ये समझ जाता है कि नोर्मा डिफरेंट टाइप की अवेकनर है। उसके बाद माइकल नोर्मा से कहता है कि मिस नोर्मा आप जिन्वो को बताइए कि आप क्या कर सकती हैं। और अब नोर्मा जिन्वो से कहती है मुझे लगता है तुम लोग इस चीज में काफी ज्यादा उलझे हुए लग रहे हो। सभी लोग मुझे इसी डाउट भरी नजरों से देखते हैं। अगर तुमने मेरे पावर का स्वाद चख लिया तो तुम मुझे इसे यूज करने के लिए भीख मांगोगे। और ये सब वो जिन्वो के आंखों में देखकर ही कह रही होती है। और अब मिस नोर्मा जिन्वो के आंखों में आंखें डालकर कहती है जैसा कि तुम्हें पता है जो अवेकन बीन्स होते हैं उनकी लिमिट होती है पावर की, इससे आगे वो रीच नहीं कर सकते। इसीलिए हंटर्स हमेशा सेम रिंग पर रहते हैं जब तक वो सेकंड अवेकनिंग नहीं कर लेते। और ये एक कॉमन नॉलेज है जो यहाँ पर सभी हंटर जानते हैं। तो जिन्हो इस पर कहता है कि क्या तुम इस चीज को बदल सकती हो? इस पर नोर्मा जवाब देती है कि हाँ, मेरे पास ऐसी पावर्स है जिससे मैं अवेकन बींग्स की हेल्प करके उसे उसके पावर के बिहाइंड रीच करा सकती हूँ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, तुम्हें 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा तभी मैं तुम्हारी लिमिटेशन को लिफ्ट करा सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपने पावर को क्या नाम दूं, लेकिन मैं फ्री फोर्स अवेकनिंग को परफॉर्म कर रही हूँ। शायद मैं किसी इंसान के ट्रू पोटेंशियल को दिखा रही हूँ। यहाँ पर माइकल भी कहता है जो सब चीजें मिस नोर्मा कह रही है वो सभी की सभी सच है। अपने पावर को यूज करने के बाद इन्हें काफी ज्यादा लंबे समय का रेस्ट चाहिए होता है और हर साल 3 से 4 इंडिविजुअल्स इनकी पावर का लाभ उठा रहे हैं। अब तो जिन्हों को भी ऐसा लग रहा होता है कि इनके पास जो पावर है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है।
और फिर जिन मिस नॉर्मा से पूछता है वैसे जो ये प्रोसेस है वो कितनी इफेक्टली होने वाली है, और नॉर्मा उसे बताती है इसमें जो अवेकनर होगा उसकी पावर 20 से 30% बढ़ जाएगी। अब ये सुनकर जिन्वो को समझ आ जाता है कि जो डोंगसू है उसने क्यों साउथ कोरिया को छोड़ दिया था, क्योंकि कोई भी इस ऑफर को मना नहीं कर सकता है। और अब इन सब बातचीत के बाद मिस नॉर्मा अपना काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सबसे पहले वो जिन्वो का हाथ पकड़ती है और उसे आंख बंद करने को बोलती है, और यही एक फर्स्ट स्टेप होता है। अब फाइनली मिस नॉर्मा जिन्वो के अंदर घुसती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसके चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है, और जब वो अपने पीछे की तरफ देखती है तो कोई इंसान उसे देख रहा होता है, और वो भी अपनी भयानक आंखों से देख रहा होता है। यहाँ पर ये नोटिस कर कर नॉर्मा काफी ज्यादा डर जाती है और वो काफी जोर से चिल्ला बैठती है, और तभी वहां पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो जिन्वो पर गन पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पर जो माइकल होता है वो ये करने से सभी गार्ड्स को रोक देता है। फिर वो एक बंदे के पास जाता है और कहता है, भाई तू पागल है क्या? पर वो बंदा कहने ही लगता है, मिस नॉर्मल। तभी माइकल उससे चिल्ला देता है, उससे कहता है अगर तुम्हें उनकी ज्यादा चिंता हो रही है तो उनके पास जाना चेक करने के लिए। माइकल जो होता है वो जिन्वो की तरफ भागता है और अपने एजेंट की तरफ से उससे माफी मांगता है। लेकिन यहाँ पर जो जिन्वो होता है उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार जो मिस नोर्मा है उसके साथ आखिर हुआ क्या है। और यहाँ पर मिस नोर्मा की हालत को देखकर माइकल जो होता है वो अपनी मीटिंग को रीशेड्यूल करा देता है कि उनके पास भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे जिन्वो वहां से जाने लगता है तभी वो मिस नोर्मा कहती है कि वो किंग है, एक काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है और उसके पावर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।